नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। मंगलवार को रात भर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा के दल तथा अन्न व औषधि प्रशासन विभाग की ओर से शहर में चलाई गई छापामार मुहिम के तहत रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का पर्दाफाश करते हुए 12 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए गए थे। इन इंजेक्शनों पर अंकित रहने वाले बैच नंबर के आधार पर जिला प्रशासन की ओर से इस मामले की जाँच आरम्भ की गई थी। जब्त किए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन में से 2 इंजेक्शन के बैच नंबर इरविन अस्पताल में रखे गए सरकारी कोटे के रेमडेसिविर इंजेक्शन से जुड़ गए हैं, जबकि एक इंजेक्शन के बैच नंबर का पुलिस व अन्न औषधि प्रशासन विभाग पता लगा रहा है। जांच अधिकारियों को यह भी शक है कि यह इंजेक्शन भी सरकारी कोटे का ही है और यह इंजेक्शन इरविन अस्पताल से जिले के सरकारी कोविड सेंटर जैसे कि अचलपुर के कुटीर अस्पताल प्राथमिक आरोग्य केंद्र, मोर्शी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तिरसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा नांदगांव खंडेश्वर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों के लिए भेजा गया होगा, जिससे अब लगभग यह चित्र स्पष्ट होता जा रहा है कि जिन रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी चल रही थी वे सभी इंजेक्शन सरकारी कोटे के थे। राज्य में सरकारी व निजी अस्पताल में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन रिसाव होने की सनसनीखेज बात ऑक्सीजन ऑडिट से सामने आई थी। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन व्यवस्थापन में बड़ी लापरवाही दिखाई दी थी। इस बात के मद्देनजर अमरावती संभाग में सभी अस्पतालों का ऑक्सीजन ऑडिट किया गया, जिसमें से संभाग के 168 अस्पतालों में काफी खामियां पाई गई हैं। इन अस्पतालों को संबंधित जिलाधिकारियों की ओर से नोटिस भेजा गया है। लॉकडाउन और कड़े निर्बंधों का उल्लंघन करने पर लोगों पर धारा 188 के साथ ही आपदा व्यवस्थापन कानून एवं महामारी प्रतिबंधात्मक अधिनियम की धारा 269 व धारा 270 के तहत दाखिल किए गए अपराध कमजोर नहीं है। ये धाराएं काफी गंभीर स्वरूप की रहने की वजह से इसके गंभीर परिणाम भी लोगों को भुगतने पड़ सकते हैं। इस कारण लोगों ने अपने घर से बाहर निकलते समय विचार करने की जरूरत है। पिछले वर्ष कोविड का जबरदस्त भय लोगों के मन में था। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिना अनुमति घर से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत शहर व ग्रामीण पुलिस द्वारा अपराध दर्ज किए गए थे, किंतु तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इन अपराधों को वापस लेने की घोषणा की थी। इस बीच उनका पद चला गया और अपराध वापस लेने के संदर्भ में फिलहाल कोई भी आदेश पुलिस प्रशासन को प्राप्त नहीं हुए हैं। इस बीच कोविड का संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है और कोरोना की श्रृंखला तोड़ने प्रशासन को कड़े निर्बंध और लॉकडाउन को लागू करना पड़ा, जिसके चलते कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन करने वाले नागरिकों व व्यापारियों पर विभिन्न गंभीर स्वरूप की धाराएं लगाकर अपराध दर्ज किए जा रहे हैं और इन अपराधों को आसानी से वापस लेना सरकार के लिए भी संभव नहीं होगा। लॉकडाउन में केंद्र एवं राज्य सरकार ने ट्रांसपोर्ट यातायात को अनुमति दी है, लेकिन देश के अधिकांश राज्यों में और महाराष्ट्र में दुकानें बंद हैं और उद्योगों में उत्पादन ठप है। कृषि समितियां बंद पड़ी हैं। इस कारण समूचे देश में 80% माल यातायात बंद पड़ा है। इसका झटका अमरावती के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को भी लगा है। 14 अप्रैल की रात 8 बजे से पहले कड़े निर्बंध और बाद में अमरावती जिले में कड़ा लॉकडाउन घोषित हो जाने से करीब 5000 ट्रक यहाँ के वलगांव रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े हैं, जिसकी वजह से रोजाना 20 से 24 लाख रुपयों का नुकसान सहन करना पड़ रहा है। इस तरह की जानकारी ट्रांसपोर्ट संगठन के अध्यक्ष इमरान खान ने दी है। इस समय अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। ऐसे में जिले में कोविड-19 की स्थिति को जानने हेतु आगामी 20 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधीश शैलेश नवाल से संवाद साधेंगे और अब तक कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु किए गए कामों के बारे में जानकारी भी हासिल करेंगे। इस बात की पुष्टि निवासी उप जिलाधीश डॉक्टर नितिन व्यवहारे द्वारा की गई है। राज्य में कई जिले कोविड संक्रमण के लिहाज से हॉटस्पॉट साबित हो चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद साधने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 20 मई की तारीख तय की गई है। ऐसी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय से बताई गई है। इस समय पाम तेल पर बढ़े हुए आयात शुल्क तथा मूंगफली के जारी निर्यात की वजह से खाद्य तेलों के दामों में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हो रही है तथा सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी व जवस के तेलों के दाम गत वर्ष की तुलना में 80% बढ़ गए हैं। वहीं इस समय लॉकडाउन जारी रहने के चलते भी खाद्य तेलों की बेहद ऊंची दरों पर बिक्री हो रही है, जिसकी वजह से आम ग्राहकों को जबरदस्त महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। गत वर्ष 80 से 95 रुपए प्रति किलो की दर पर बिकने वाला सोयाबीन तेल इस समय 175 रुपए प्रति किलो की दर पर जा पहुंचा है। इन दिनों सर्वसामान्य परिवारों में खाद्य तेल के तौर पर सोयाबीन तेल का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन सोयाबीन तेल के दाम अब सर्वसामान्य लोगों की पहुंच से बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस समय तिलहनों की नई फसल को बाजार में आने के लिए करीब 5 माह का समय शेष है। ऐसे में अगले 5 माह तक यह दर वृद्धि ऐसे ही कायम रहने का पूरा अनुमान है। PR पोटे पाटिल ग्रुप ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर द्वारा स्वर्गीय सूर्यकांता देवी रामचंद्र पोटे की स्मृति में आज महानगर पालिका को 2 लाख रुपए मूल्य के रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की खेप प्रदान की गई।
ट्रस्ट के चेयरमैन पूर्व पालक मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल के हाथों रैपिड एंटीजन टेस्ट की यह खेप महानगर पालिका के आयुक्त प्रशांत रोड़े के सुपुर्द की गई। इस समय शहर के वरिष्ठ चिकित्सक तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रफुल्ल कडू, डॉक्टर संगीता कडू, मनपा के स्वास्थ्य व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल काड़े तथा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयश्री नांदुरकर प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस सहायता हेतु मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े ने पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल एवं उनके ट्रस्ट के प्रति आभार ज्ञापित किया है। स्थानीय संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ में बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर प्रशांत ठाकरे तथा माइक्रोबायोलॉजी विभाग की डॉक्टर नीरज धनवटे ने अस्पतालों में पैथोलॉजिकल इन्फेक्शन के जरिए पैदा होने वाले मानवीय शरीर के लिए घातक तथा घाव में मवाद पैदा करने वाले स्टेफिलोकोकस ऑरियस नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया का परीक्षण महज 7 से 8 घंटे में करने वाली रैपिड टेस्ट किट बनाने और इस टेस्ट किट के लिए पेटेंट हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। पहले इस परीक्षण हेतु करीब 24 से 48 घंटे का समय लगा करता था और काफी महंगे उपकरणों का प्रयोग करने के चलते इसमें काफी खर्च भी आता था। वहीं अब डॉक्टर प्रशांत ठाकरे व डॉक्टर नीरज धनवटे द्वारा बनाई गई टेस्ट किट के जरिए मात्र 250 रुपए में 4 बार इस जीवाणु का परीक्षण किया जा सकेगा और हर परीक्षण में केवल 7 से 8 घंटे का ही समय लगेगा। ऐसे में इस रैपिड टेस्ट किट और इसे मिले पेटेंट को समुची दुनिया के वैद्यकीय क्षेत्र हेतु एक शानदार उपलब्धि कहा जा सकता है। साथ ही यह सफलता हासिल करते हुए इन दोनों संशोधकों द्वारा अमरावती शहर से जिले का नाम रोशन किया गया है। बता दें कि डॉक्टर प्रशांत ठाकरे और डॉक्टर नीरज धनवटे विगत 1 वर्ष से अमरावती के संत गाड़गे बाबा विश्वविद्यालय में स्थापित सरकारी कोविड टेस्ट लैब में बतौर नोडल अधिकारी व टेक्निकल अधिकारी काम कर रहे हैं और इन दोनों की अगुवाई में अब तक इस कोविड टेस्ट लैब में 2.5 लाख से अधिक थ्रोट स्वैब सैंपलों की RT-PCR जांच की जा चुकी है। कोविड संक्रमण से बचाव हेतु अधिकांश नागरिक अब कोविड प्रतिबंधात्मक टीका लगवाने को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन की किल्लत रहने की वजह से वहां जबरदस्त भीड़भाड़ हो रही है। हालांकि अब 18 से 44 वर्ष आयु गुट के युवाओं को टीका लगाए जाने का काम रोक दिया गया है, किंतु 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों की वैक्सीन लगवाने से पहले टोकन प्राप्त करने हेतु जमकर भीड़भाड़ हो रही है। साथ ही कई टीकाकरण केंद्रों पर तड़के 4 बजे से ही नागरिकों की कतारें लगने का दृश्य दिखाई दे रहा है। गत रोज अमरावती के अन्न व औषधि प्रशासन विभाग को शिकायत मिली थी कि शहर में आयोजित एक प्लाज्मा दान व रक्तदान शिविर में संकलित किया गया 11 यूनिट प्लाज्मा नागपुर भेजा जा रहा है, जबकि इस वक्त खुद अमरावती जिले में कई कोरोना संक्रमित मरीज बेहद गंभीर स्थिति में हैं और उन्हें प्लाज्मा चढ़ाए जाने की जरूरत भी है। ऐसे में अमरावती में मरीजों को प्लाज्मा की जरूरत रहते समय अमरावती से प्लाज्मा को नागपुर क्यों भेजा जा रहा है? इसके बाद फूड एंड ड्रग विभाग द्वारा इस मामले में नागपुर स्थित लाइफलाइन ब्लड बैंक सहित अमरावती रक्तदान समिति के पदाधिकारियों से पूछताछ की गई। साथ ही इस बारे में अमरावती में जिला प्रशासन के सभी संबंधितों से भी पूछताछ की गई, जिसके बाद पता चला कि इसमें कानूनी रूप से कुछ भी गलत नहीं था। गत रोज शहर के एक सामाजिक संगठन द्वारा अमरावती रक्तदान समिति, PDMC ब्लड बैंक तथा नागपुर स्थित लाइफलाइन ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान व प्लाज्मा दान शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में संकलित रक्त अमरावती की PDMC ब्लड बैंक को दिया गया। वहीं इस शिविर के जरिए संकलित हुआ करीब 11 यूनिट प्लाज्मा नागपुर की लाइफ ब्लड बैंक को दिया जाना था। इसकी जानकारी मिलते ही शहर के एक राजनीतिक दल के पदाधिकारी द्वारा अन्न व औषधि प्रशासन विभाग को इसकी जानकारी देते हुए अमरावती में संकलित किए गए प्लाज्मा को नागपुर भेजे जाने पर आपत्ति दर्ज कराई गई। इस संदर्भ में मंडल न्यूज द्वारा अन्न व औषधि निरीक्षक मनीष गोतमारे से जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि गत रोज शिवसेना से वास्ता रखने वाले एक पदाधिकारी ने उन्हें इस बारे में जानकारी देते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्होंने शिविर के आयोजकों सहित नागपुर की लाइफलाइन ब्लड बैंक के संचालक डॉक्टर हरीश वर्भे से इस बारे में पूछताछ की। तब पता चला कि लाइफलाइन ब्लड बैंक द्वारा इससे पहले कई बार अमरावती के मरीजों हेतु प्लाज्मा दिया गया है। इसके बदले में अमरावती में आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में संकलित प्लाज्मा नागपुर भेजा गया। साथ ही मनीष गोतमारे ने जब इस बारे में जिला व स्वास्थ्य प्रशासन से जानकारी ली तो पता चला कि इसमें गलत कुछ भी नहीं है। इस मामले में नागपुर स्थित लाइफलाइन ब्लड बैंक के संचालक डॉक्टर हरीश वर्भे का कहना रहा कि उनकी ब्लड बैंक के जरिए देश के अलग अलग राज्यों व शहरों में रक्त एवं प्लाज्मा की आपूर्ति की जाती है और कोविड संक्रमण काल के दौरान उनकी ब्लड बैंक ने प्लाज्मा उपलब्ध कराने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही अमरावती जिले के कई कोविड संक्रमितों के लिए भी बड़े पैमाने पर प्लाज्मा उपलब्ध कराया गया। तब किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि नागपुर का प्लाज्मा ले जाकर अमरावती के मरीजों को कैसा लगाया गया, लेकिन आज अमरावती के एक सामाजिक संगठन द्वारा जब उन्हें प्लाज्मा के 11 यूनिट उपलब्ध कराए गए तो इसे लेकर हंगामा मचा हुआ है।
वहीं इस बारे में अमरावती रक्तदान समिति के अध्यक्ष महेंद्र भूतड़ा व उपाध्यक्ष श्याम शर्मा से जानकारी हासिल करने हेतु संपर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि जिस समय अमरावती में प्लाज्मा की किल्लत चल रही थी, तब अमरावती रक्तदान समिति द्वारा नागपुर की लाइफलाइन ब्लड बैंक से करीब 500 जरूरतमंदों को प्लाज्मा उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही अमरावती के करीब 200 से 300 लोगों ने खुद ही लाइफलाइन ब्लड बैंक पहुंचकर वहां से प्लाज्मा हासिल किया। रक्तदान समिति पदाधिकारियों के मुताबिक समिति द्वारा किए गए प्रयासों के चलते पीडीएमसी में अंदाजन 140 से 150 लोग इससे पहले अपना प्लाज्मा दान कर चुके हैं। यह अमरावती जिले में प्लाज्मा की जरूरत रहने वाले मरीजों की तुलना में बेहद कम संख्या है। ऐसे में जिस वक्त अमरावती जिले में कोविड संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही थी और कई मरीजों को प्लाज्मा की जरूरत पड़ रही थी, तब लाइफलाइन ब्लड बैंक से ही ऐसे मरीजों को प्लाज्मा उपलब्ध हुआ था। उस एहसान को कुछ पैमाने पर चुकाने हेतु गत रोज आयोजित शिविर में संकलित प्लाज्मा लाइफलाइन ब्लड बैंक को दिया गया। यहाँ सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि कोविड संक्रमण काल के दौरान जैसे ही ऑक्सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत पैदा होनी शुरू हुई, वैसे ही जिला प्रशासन ने इसकी उपलब्धता और वितरण के कार्य को अपने नियंत्रण में लिया था। ठीक उसी तरह इन दिनों कई मरीजों को प्लाज्मा की जरूरत पड़ रही है और इसकी उपलब्धता बेहद कम है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि प्लाज्मा की उपलब्धता व इसके वितरण के लिए भी केंद्रीकृत व्यवस्था बनाई जाए और इस पर अपना पूरा नियंत्रण भी रखा जाए, ताकि प्लाज्मा को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी या संभ्रम वाली स्थिति उत्पन्न न हो। इस समय कड़ा लॉकडाउन लागू रहने के चलते सभी आम नागरिकों को बिना वजह अपने घरों से बाहर निकलने से मना किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग किसी न किसी वजह को आगे करते हुए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे नागरिकों को मनपा एवं पुलिस के संयुक्त पथक द्वारा रास्ते पर रोककर उनसे पूछताछ की जाती है। साथ ही बिना वजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों की ऑन द स्पॉट कोविड टेस्ट की जा रही है। ऐसे ही शनिवार को राजापेट चौराहे पर बिना वजह घूमने वाले कई लोगों की कोविड टेस्ट की गई है। इस समय जारी खड़े लॉकडाउन के तहत पेट्रोल पंपों पर बेहद अत्यावश्यक सेवा वाले वाहनों एवं जरूरी वजहों के चलते बाहर निकलने वाले लोगों को ही पेट्रोल व डीजल उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं और सभी पेट्रोल पंपों पर होने वाली पेट्रोल व डीजल की बिक्री पर नजर रखने हेतु एक पुलिसकर्मी की नियुक्ति भी की गई है, ताकि वे पेट्रोल व डीजल भरवाने हेतु आने वाले लोगों के पहचान पत्रों की जाँच करें। लेकिन इसके बावजूद लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर पूरा दिन पेट्रोल भरवाने हेतु दुपहिया वाहनों की कतारें देखी जाती हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि पुलिस द्वारा ID चेकिंग के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है और अधिकांश पेट्रोल पंपों पर लगभग पूरा दिन हर किसी को पेट्रोल व डीजल उपलब्ध हो रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महानगर अध्यक्ष संतोष बद्रे द्वारा विगत दिनों उजागर हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले को लेकर आरोप लगाया गया है कि शहर पुलिस द्वारा आरोपियों को पकड़ने में जिस तत्परता का प्रदर्शन किया गया, वह तत्परता आगे चलकर इस मामले की जांच के समय गायब हो गई। इसका सीधा मतलब है कि इस मामले को लेकर शहर पुलिस अब राजनीतिक दबाव में आकर काम कर रही है और आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। 10 दिन पश्चात गत रोज कुछ राहत मिलने के बाद जिले में अब एक बार फिर नए संक्रमितों की संख्या 1000 से अधिक रही और शनिवार को 1097 मरीजों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 81,755 पर जा पहुंची है। शनिवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 21 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 20 स्थानीय तथा एक बाहरी जिले के मरीज का समावेश है। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1233 पर जा पहुंची है। साथ ही बाहरी जिलों के मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1396 पर पहुंच गया है। स्थानीय मृतकों में मनपा क्षेत्र के 4 व ग्रामीण क्षेत्र के 16 मरीजों का समावेश रहा। इसके अलावा शनिवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 1167 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 69,720 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,802 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 2,837 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 7,965 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा इस समय 2,326 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 2,167 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 6,309 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। कोविड महामारी के चलते पिछले 14 महीने में मनपा का आय स्रोत काफी घट गया है। कोविड संक्रमण काल के दौरान मनपा के सभी अधिकारी व कर्मचारी कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय योजना में लगे हुए हैं। मनपा पर इस समय 90 करोड़ रुपए के बिल भी बकाया है और इस दौरान मनपा की कर वसूली बेहद कम हुई है। ऐसे में मनपा को अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय योजना करना काफी जरूरी है। हाल ही में लॉकडाउन के दौर में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते लॉकडाउन भी अजीब है यह कहना अनुचित नहीं है। 2 से 3 दिन पहले मॉर्निंग वॉक करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। इसके बाद से हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। सुबह की सैर करने वाले लोगों पर हुई कार्रवाई की दखल लेकर जनप्रतिनिधियों सहित अनेकों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए इसका विरोध भी जताया है और फेसबुक तथा व्हाट्सएप के जरिए अनेकों ने अपनी प्रतिक्रिया जताई, जिसके तहत पुलिस कार्रवाई का विरोध जताया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का पुरजोर समर्थन भी किया है।
गत रोज खरीफ नियोजन को लेकर जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता में ऑनलाइन समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में जिले के पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने उपस्थित होते हुए किसानों की समस्याएं रखी। इस समय उन्होंने कुआं योजना, कर्ज वितरण, बिजली कनेक्शन, बीज व खाद की अव्यवस्था तथा कर्ज माफी समेत सरकारी योजनाओं की अवस्था को लेकर दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी किसानों को कर्ज के लिए बैंकों के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए तत्काल सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने पोखरा MRGS पंचायत समिति अंतर्गत किसानों को नए कुएं मंजूर कराए जाने के बावजूद इन कुओं की अब तक खुदाई नहीं हो पाने और उन्हें बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाने की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि इसके लिए MACB का भी कोई नियोजन नहीं है। ऐसे में 24 घंटे बिजली नहीं रहने से किसानों को सोलर पंप की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अकोला जिला अंतर्गत पातुर तहसील के तांदली निवासी प्रांजल प्रभाकर नाकट नामक युवक UPSC की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, किंतु इसके बाद यह 25 वर्षीय युवक विगत सप्ताह कोविड संक्रमण की चपेट में आ गया और कल शुक्रवार रात 12:15 बजे हैदराबाद के निजी अस्पताल में इस युवक की मौत हो गई। ऐसे में प्रांजल नाकट नामक युवक का जिलाधिकारी बनने का सपना अधूरा रह गया। कोरोना के चलते फेफड़े प्रभावित होने के बाद बेहद सामान्य परिवार से वास्ता रखने वाले प्रांजल के माता पिता ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए रिश्तेदारों की मदद लेते हुए करीब 55 लाख रुपए जुटाए और उसे इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से सोमवार को हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में रेफर किया गया, लेकिन इस अस्पताल में इलाज जारी रहने के दौरान शुक्रवार की रात प्रांजल की मौत हो गई। विगत 3 माह से अमरावती जिले में कोरोना के गंभीर मरीजों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है और मरीजों में युवाओं के साथ ही अब बच्चों का प्रमाण भी काफी अधिक दिखाई दे रहा है। पिछले 6 माह में करीब 600 से अधिक छोटे बच्चे कोविड संक्रमण की चपेट में आने की सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। इन सभी बच्चों में नवजात बालकों से 12 वर्ष की आयु गुट वाले बच्चों का समावेश रहने की जानकारी पता चली है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर कम उम्र वाले बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और बड़ी संख्या में छोटे बच्चे कोविड संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कोविड से संक्रमित छोटे बच्चों के इलाज हेतु स्वतंत्र वार्ड शुरू करने का निर्देश गत रोज दिया है। साथ ही इन दिनों कोविड संक्रमित मरीज म्यूकरमाइकोसिस नामक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में इन मरीजों के इलाज भी स्वतंत्र वार्ड तैयार करने के निर्देश जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा दिए गए। गत रोज जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता में जिले की कोविड संबंधी उपाय योजनाओं की समीक्षा करने हेतु स्वास्थ्य महकमे की एक ऑनलाइन बैठक संपन्न हुई, जिसमें उपरोक्त निर्देश जारी किए गए। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की फेज 1 इमारत में कोविड संक्रमण की चपेट में आने वाले छोटे बच्चों के लिए विशेष वार्ड बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। यहां पर छोटे बच्चों के इलाज हेतु प्रतिबंधात्मक दवाइयां, आवश्यक साधन सामग्री तथा वैद्यकीय सुविधाओं सहित मार्गदर्शन उपलब्ध कराने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाने का निर्देश पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा दिया गया। इन दिनों कई कोविड संक्रमित मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस नामक फंगल इन्फेक्शन पाया जा रहा है। ऐसे मरीजों के लिए सभी चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित स्वतंत्र वार्ड रहना बेहद जरूरी है। ऐसे में जिला सामान्य अस्पताल में स्वतंत्र वार्ड तैयार करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही छोटे बच्चों के लिए बाल रोग विशेषज्ञों का टास्क फोर्स तथा म्यूकरमाइकोसिस संक्रमित मरीजों के लिए ENT विशेषज्ञों का समावेश रहने वाला पथक गठित करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा जानकारी दी गई कि म्यूकरमाइकोसिस से संक्रमित मरीजों का महात्मा फुले जीवनदायी योजना के तहत निःशुल्क इलाज किया जाएगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दौरान छोटे बच्चों के कोविड संक्रमण की चपेट में आने की आशंका विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई है। ऐसे में जब तक कोविड संक्रमण की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित नहीं होती, तब तक नए शैक्षणिक सत्र के तहत शालाओं को शुरू करने की जल्दबाजी नहीं की जाएगी। ऐसी जानकारी प्राथमिक शिक्षा समिति के पदाधिकारियों द्वारा दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अमरावती शहर की तुलना में अमरावती के ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर कोविड संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, जहां पर इन दिनों कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग व टीकाकरण की रफ्तार बेहद सुस्त है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे हालात में ग्रामीण क्षेत्र में कोविड संक्रमण की तीसरी लहर को कैसे रोका जा सकेगा। विगत फरवरी व मार्च माह से कोविड संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है और अप्रैल माह में हालात काफी विस्फोटक हो गए थे। यदि रोजाना पाए जा रहे मरीजों की संख्या को देखा जाए तो इन दिनों 70% मरीज जिले के संतरा उत्पादक यानी ऑरेंज बेल्ट में रहने वाले तहसील क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं और वरुड़, अचलपुर, मूर्शी, तिवसा, चांदुर बाजार व अंजनगांव सुरजी तहसील क्षेत्र इन दिनों कोविड संक्रमण के लिहाज से हॉटस्पॉट साबित हो रहे हैं। ऐसी जानकारी जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा दी गई है। भविष्य के लिहाज से अमरावती शहर की पानी संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु शुरू की गई अमरूद योजना को अब तक 2 बार समयावधि दी जा चुकी है, जिसकी अवधि विगत 31 मार्च को खत्म हो चुकी है और अब भी इस योजना का 15% काम होना बाकी है। ऐसे में प्रशासन द्वारा तय किया गया है कि अब इस योजना को कोई समयावधि नहीं दी जाएगी, बल्कि ठेकेदार को अधूरे पड़े काम पूर्ण करने होंगे।
अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत जलापूर्ति व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने हेतु अमृत योजना अंतर्गत 110 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की गई थी। इस हेतु संबंधित ठेकेदार को पहले 24 माह की समयावधि दी गई थी। इस कालावधि के दौरान काम पूरा नहीं होने के चलते 7 माह की समयावधि भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद यह काम पूरा नहीं हो सका। हालांकि काम पूरा नहीं होने में सबसे प्रमुख वजह कोविड संक्रमण भी रहा, जिसके बाद महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा शेष बचे कामों को पूरा करने हेतु 30 जून तक समयावधि मांगते हुए मनपा प्रशासन के पास प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन 1.5 माह बीत जाने के बाद भी मनपा प्रशासन द्वारा इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि मनपा प्रशासन अब इस काम के लिए अधिकृत तौर पर कोई समयावधि नहीं देने जा रहा, बल्कि संबंधित ठेकेदार को अब अपने स्तर पर ही शेष बचे कामों को पूर्ण करना होगा। यदि ठेकेदार द्वारा अमृत योजना के कामों को पूर्ण करने में विलंब किया जाता है तो प्रशासन द्वारा ठेकेदार पर विलंब शुल्क भी लगाया जा सकता है। विगत 2 वर्षों से लगातार चल रहे गीले व सूखे अकाल की स्थिति तथा जारी वर्ष के दौरान हुई बेमौसम बारिश की वजह से खरीफ और रबी की फसलों का काफी नुकसान हुआ है। इसी बीच कोविड संक्रमण की वजह से लॉकडाउन लागू किए जाने के चलते कृषि सेवा केंद्र बंद पड़े हैं और कई तरह के संकटों से जहां किसान पहले ही काफी हैरान परेशान हैं, वहीं अब ऐन खरीफ बुआई के मुहाने पर खाद और बीज की कीमतों में भारी भरकम वृद्धि होने के चलते किसानों की दिक्कतें और भी बढ़ गई हैं। साथ ही खाद और बीज की कीमतों पर नियंत्रण रखने में सरकार पूरी तरह असफल साबित होती दिखाई दे रही है। ऐसे में किससे इंसाफ मांगा जाए, इस सवाल से जिले के किसान जूझ रहे हैं और मौजूदा भयावह स्थिति को देखते हुए खाद और बीजों के दाम कम करने की मांग जिले के किसानों द्वारा की जा रही है। वर्धा स्थित जेनेटिक लाइफ साइंसेज कंपनी में रेमडेसिविर के 1 लाख इंजेक्शन तैयार किए जा चुके हैं, जिसमें से गुरुवार को 70,000 इंजेक्शन की पहली खेप स्टॉकिस्ट को दी गई। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ऑनलाइन उपस्थिति में इंजेक्शन की पहली खेप स्टॉकिस्ट को सौंपी गई। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इस इंजेक्शन के उत्पादन व वितरण की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार तथा स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को फोन पर दी है। इस इंजेक्शन का वितरण वर्धा के जिलाधीश के माध्यम से नागपुर व विदर्भ सहित समूचे महाराष्ट्र राज्य में होगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री गडकरी ने राज्य में जरूरत के आधार पर इस इंजेक्शन के वितरण का अनुरोध किया है। इसके अलावा राज्य की जरूरत पूरी होने के बाद शेष स्टॉक बचने पर यह इंजेक्शन वर्धा से समूचे देश भर में पहुंचाए जाएंगे। राज्य में कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए जबरदस्त स्पर्धा रहने से और कक्षा 10वीं की परीक्षा नहीं होने के कारण अब सीईटी लेने का विचार शुरू है। इसके लिए ऑनलाइन सर्वे भी किया गया है। कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थी पॉलिटेक्निक और आरटी प्रवेश हेतु आवेदन करते हैं। इस पाठ्यक्रम की सीटें रिक्त रहती हैं, फिर भी अच्छी संस्था और ट्रेड हासिल करने के लिए काफी स्पर्धा रहती है। इस कारण प्रवेश का फार्मूला अब व्यवसाय प्रशिक्षण व तंत्र शिक्षा संचालनालय को तैयार करना होगा। अरब सागर में चक्रवात तथा विदर्भ पर रहने वाली चक्राकार हवाओं के चलते एवं अन्य मौसम शास्त्रीय स्थिति के कारण विदर्भ में आगामी 5 दिन बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। शनिवार 15 मई को अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम तथा यवतमाल जिले में बिखरे स्वरूप में तूफानी हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं कल 16 मई से आगामी 19 मई तक विदर्भ में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। इस तरह का अनुमान शिवाजी कृषि महाविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड द्वारा व्यक्त किया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।